तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट गेमिंग में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th मैथ का। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय, और हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज से आपका प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट होता है और आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में यह प्रश्नावली अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगी। इससे पहले लेक्चर चौथे में मैं प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरण अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से, लेक्चर पहले से लेकर लेक्चर चौथे तक, तो वीडियो की इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, या तो प्लेलिस्ट पे चल जाइए चैनल के, वहाँ पे सारे वीडियो उपलब्ध हैं और सबका नाम लिख के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। जिस प्रकार उदाहरण हम लोग किए तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पे कम से कम 9 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इस तरह स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सभी स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ के अच्छे तरीके से बताना कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। समुच्चय तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि समुच्चय क्या होता है। जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वही आपका समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह यह होता है कि जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान हो। ठीक है, ये नहीं कि व्यक्तियों के अनुसार वह चीज़ बदले ना। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए समान उत्तर उसका हो, समुच्चय कहलाता है, सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। जो सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा तो समुच्चय क्लियरली होगा। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए पहला ये चीज़ दिया है इसमें क्या कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताना है। अच्छा, महीने कितने होते हैं एक वर्ष में? तो टोटल 12 महीने होते हैं, जैसा कि आप लोग भी जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताइए। तो जे से कौन कौन स्टार्ट हो सकता है? जे से आपका पहला जनवरी, पहला क्या स्टार्ट हो सकता है? जनवरी। जनवरी के बाद आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसके बाद क्या आ जाएगा? जून। जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई। ठीक है, क्योंकि ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कोई नहीं होगा। मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या है? एक तो आपका क्या है? जनवरी, दूसरा जून, तीसरा जुलाई। तो ये आपका सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि दुनिया में किसी से भी पूछेंगे कि भैया ये हमको ये बताइए कि जे अक्षर से जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कितने ऐसे महीने हैं, तो सब बताएंगे कि 3 ही है। वो कौन कौन से है? जनवरी है, जून है, जुलाई है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? सुपरिभाषित संग्रह बन गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए सेम आंसर मिलेगा, चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, यही तीनों को उत्तर आएगा। जनवरी, जून, जुलाई आएगा, क्योंकि जैसे यही स्टार्ट होते हैं 12 महीने में 3 महीने है। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। तो पहला आ गया आपका, तब तो सुपरिभाषित संग्रह है तो जाहिर सी बात है समुच्चय तो होगा ही होगा, क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। चलिए ये पहला प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न बढ़ चलते। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए। अब आपको बताना है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये तो सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग लेखक होंगे। मेरे लिए कौन जानता है कि कोई दूसरा लेखक प्रतिभाशाली होगा, किसी दूसरे के लिए उनके फेवरेट प्रतिभाशाली होंगे, किसी तीसरे के लिए उनके कोई अलग होंगे। तो अगर सभी व्यक्तियों से पूछा जाता तो सबकी राय अलग अलग रहेगी। मेरी अलग प्रतिभाशाली लेखक रहेंगे, आपके कुछ अलग रहेंगे, किसी और के कुछ अलग रहेंगे। तो यह सभी व्यक्तियों के लिए क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है उसका उत्तर। ठीक है, तब अलग अलग उत्तर आ रहा है तो जाहिर सी बात है सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि भाई सबके लिए अलग अलग आंसर है ना। हैं, कौन जानता है, किसी के लिए कबीर है, किसी के लिए प्रेमचंद्र है, तो किसी के लिए कोई और हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा का उत्तर समझ में आ गया ना? अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है ना? चलिए तीसरा क्या है? तीसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो आप देखिए ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपके विश्व के 11 बल्लेबाज बताइए सर्वश्रेष्ठ जो हैं, तो मैं भाई जाहिर बात है कि कोई मुझे न्यूजीलैंड का पसंद है, कोई वेस्ट इंडीज़ का पसंद है, कोई बांग्लादेश का पसंद है, कोई इंडिया का पसंद है। मैं बताऊँगा विराट कोहली, शिखर धवन और अलग अलग स्टॉक्स बता दूंगा, अलग अलग अपना बताऊंगा।
और कोई किसी दूसरे का अपना भी अलग रहेगा 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ठीक है। तो ये भी आपका सभी व्यक्तियों के लिए समान आंसर नहीं हो सकता, सभी व्यक्तियों के अलग अलग आंसर इससे मिलेंगे क्योंकि सबके अलग अलग भाई सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, ये भी आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर आएगा सबके लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। तो भी आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो जाहिर समुच्चय नहीं होगा। तो क्लियर है, 3 समझ में आ गया ना। चौथा क्या है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो 11th की क्लास में जितने बच्चे होंगे तो सुपरिभाषित संग्रह ही होंगे, क्योंकि किसी से पूछेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो कोई कहेगा 20, मतलब 20 का अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, 20 लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो किसी से पूछेंगे कि ये किस क्लास के हैं तो आप कहेंगे क्लास 11th के ही बच्चे हैं, सब बता देंगे कि ये क्लास 11th के ही बच्चे हैं। मतलब किसी से पूछेंगे तो सेम आंसर आएगा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह है यह। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजी से समझ जाएंगे क्या है सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 ... कहाँ 100 से कम, 100 से कम कहाँ तक, 99 तक, ठीक है। तो ये बताइए कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह यह सुपरिभाषित संग्रह होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर हमसे पूछेंगे तो हम भी 1 से लेकर 99 तक बताएंगे। किसी और से भी पूछेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या को संग्रह बताओ तो वो यही बताएगा, मतलब सभी के लिए यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह है, क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, 5वां तक। चलिए 5वां क्लियर हो गया ना, क्या है सुपरिभाषित संग्रह है। अब इस लिस्ट में आपको मिलेगा और सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब चलिए आप ही बताइए कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह ये सुपरिभाषित है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि जो लेखक प्रेमचंद्र जी लिख दिए हैं, जितने उपन्यास लिख दिए हैं तो उतना ही ना होगा, उससे बड़े घटेगा तो है नहीं। किसी से पूछेंगे तो सब बता देंगे कि हाँ इतने होंगे। अब जाहिर बात है कि जिसको जानकारी हो नहीं हो ये अलग बात है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ वो नहीं पढ़े हैं, लेकिन भाई जितने वो फिक्स हैं उनके। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास जो है वो क्या है, फिक्स है, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो लिख चुके हैं तो लिख चुके हैं। तो किसी से पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट डाटा आपको मिलने वाला है वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ होगा क्या, सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। क्लियर हो गया, सुपरिभाषित संग्रह है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह मतलब समुच्चय है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों मतलब इसमें माइनस की भी आएगा अंक और प्लस का भी आएगा। तो सभी समपूर्णांक का मतलब क्या कि 2 4 6 8, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। तो चलिए प्लस माइनस दोनों साथ में लिख देता हूँ, 2 + -4 + -6 + -8 ... सभी मतलब कि सम, ये कोई डाटा तो दिया नहीं कि यहाँ तक लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो डॉट में लगा दिया हम। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित संग्रह। किसी भी पूछेंगे तो यही बताने वाले हैं सभी लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह है स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया ना, यह सभी समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। चलिए यहाँ तक क्लियर। 8वां आ जाते हैं। 8वां क्या है यहाँ पे है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह, क्योंकि किताब छप चुकी है, जितने इसमें प्रश्न होंगे वो टोटल उतने ही होंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। सब लोग बताएंगे कि हाँ इसमें इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है, कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या फिक्स हो गई है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। किसी से पूछेंगे तो सबका आंसर एक ही आने वाला है। तो भी क्या आ जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है सुपरिभाषित संग्रह मतलब समुच्चय है वह, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट है 9वां, यह है
कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये बताइए कि ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है? तो बिल्कुल ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, मेरे लिए कोई और खतरनाक होगा, आपके लिए कोई और खतरनाक होगा। मुझे बिल्ली से डर लगता है, हाथी से डर लगता है, घोड़ा से डर लगता है, आपको किसी और जानवर से डर लगता होगा। तो जिससे आपको डर लगता होगा वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, मुझे जिससे डर लगता है वो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। मतलब ये व्यक्तियों के अनुसार यह डाटा बदल रहा है, इसलिए सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है? 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये प्रश्न नंबर पहला में नोट था, 9 मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। अब ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ये चीज़ दिया है यहाँ तक। प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 इसके a के अवयव दिए हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। बिलोंग्स टू मतलब तो जानते हैं कि जो इस समुच्चय में हो वहाँ बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, और जो इस समुच्चय में नहीं हो वहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन दिया है, इसको फिलअप करना है। जैसे 5 कह रहा है कि 5 बताइए कि 5 जो है ये समुच्चय में है या नहीं है। तो आप देख लीजिए कि 5 जो है ये 5 ये समुच्चय में है कि नहीं, बिल्कुल है। तब समुच्चय में है तो किसका प्रयोग करते हैं, बिलोंग्स टू का, और नहीं रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो यहाँ 5 जो है समुच्चय ए में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, बिलोंग्स टू भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, बिलोंग्स टू, मतलब कि 5 जो है समुच्चय ए में है, चाहे 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है, ये भी कह सकते हैं। 4 है कि नहीं, बिल्कुल 4 है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 8 है, देखिए इसमें 8 नहीं, 1 से लेकर 6 तक ही है, 8 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू भर देंगे, ठीक है। इस तरह बिलोंग्स टू बनाने के बाद क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। 2 है कि नहीं, तो 2 तो बिल्कुल है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे। 0 है नहीं, ये तो 1 से स्टार्ट है, 0 तो है नहीं, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 10 इसमें है, इस सीरीज में 10 नहीं है, इसलिए क्या भरेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू भर देंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर साफ, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्न नंबर दूसरे में आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर पहला भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, प्रश्न नंबर दूसरा भी आ गया। अब हम देखेंगे क्या प्रश्न नंबर तीसरा देखने वाले हैं, उसको अच्छे से समझिए। प्रश्न नंबर तीसरा को नोट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब ये प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये जो समुच्चय है तो इसको इस समुच्चय को हमको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये जो समुच्चय आपको दे रखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप दिया है, ठीक है। इस समुच्चय निर्माण रूप से हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप को हम क्या कहते हैं, सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ के हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में क्या होता है कि सिर्फ कामा लगाकर और मझले कोष्टक में लिख दीजिए, वही रोस्टर रूप होता है, ठीक है। तो आइए सीरीज को पढ़ते हैं और बढ़िया से समझते हैं। कह रहा है कि ये जो समुच्चय है, ये बराबर जो यक्स है, इसे क्या बोलते हैं, सच दैट जो यक्स है वो यक्स कैसा है, एक पूर्णांक है। यक्स जो है एक पूर्णांक है और यक्स -3 से लेकर 7 के बीच में है। जो यक्स होगा वो -3 से लेकर 7 के बीच होगा, और यक्स जो है वो एक क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो यक्स एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो -3 और 7 के बीच में वो पूर्णांक है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लिया है, नहीं तो -3 को भी लेते हैं और यहाँ बराबर लग जाता था, 7 को भी लेते हैं। लेकिन यहाँ बराबर नहीं लगा, तो -3 को छोड़ाकर और 7 को छोड़ाकर उनके बीच का एक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके बीच का पूर्णांक क्या होगा। माइनस प्लस दोनों लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर मझला कोष्टक में -3 को छोड़ देना। इसके बाद क्या आएगा आपका, -2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 आएगा। इसके बाद 6 आएगा। 7 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका -3 से लेकर 7 के बीच में ये जो एक पूर्णांक है, ठीक है। इसी पूर्णांकों को मुझे रोस्टर रूप में लिखना था, मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया है। इस क्वेश्चन को रोस्टर रूप में अच्छे तरीके से व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1% आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है, कह रहा है कि यक्स जो है, यक्स कैसा है, तो यक्स संख्या 6 से कम है।
6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो बिल्कुल बहुत आसान है। कह रहा है कि जो यक्स है, जो यक्स संख्या है वो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो सकता है? तो बी बराबर मजले क्वेश्चन में 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, बिल्कुल 6 से कम है, 6 से कम प्राकृत संख्या हो गया। इसे मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया। तो बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सी बराबर जो यक्स है वो यक्स कैसा है? यक्स सच दैट यक्स कैसा है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। कह रहा है कि यक्स का ऐसा सीरीज बताइए, यक्स ऐसे 2 अंकों की संख्या बताइए जिनका क्या है? योगफल 8 होना चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 1 7, क्योंकि 17 जो है 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 8। इसके बाद 2 के साथ तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 6 8 होता है। 3 के साथ क्या जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 3 8 होता है। 3 के बाद 4 के साथ क्या आएगा? 4 के साथ 4 आएगा, क्योंकि 4 4 8 होता है। 4 के बाद 5 आ गया, 5 के साथ क्या संख्या जोड़ें? 3, क्योंकि 5 3 8 होता है। फिर 5 के बाद 6 के साथ क्या जोड़ेंगे? 2, तो 6 2 8 होता है। फिर 7 के साथ क्या 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 के साथ 0 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। मतलब कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें अंकों का योगफल 8 है, वो इतनी ही संख्या है। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे सी बराबर मजले कोष्टक में 17 के बाद क्या आता है आपका? 26 के बाद क्या आता है आपका? 35 के बाद क्या आएगा? 44, इसके बाद 53, इसके बाद 53 के बाद क्या आ जाएगा? 62, इसके बाद 71, इसके बाद 80, फिर मजरा कोष्टक बंद हो जाएगा। तो ये आपका रोस्टर रूप में मैंने लिख दिया। तो इतने ही संख्या हैं जिनके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, वो भी प्राकृत संख्या है स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डी बराबर यक्स सच दैट। अब यक्स कैसा है? तो यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, यक्स जो एक क्या है? अभाज्य संख्या है, और वो भी अभाज्य संख्या क्या है? तो जो 60 का क्या है? भाजक है। तो बिल्कुल ये आसान है। हमें सिंपल ये करना है कि 60 का हमें क्या कर देना है? भाजक ज्ञात करना है। तो 60 का मुझे यहाँ पे एलसीएम ले लेना पड़ेगा। 2 से कटाइए तो 30 बार में कटेगा। 2 से कटाएंगे तो 15 दूनी 31, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर जो यक्स है वो 60 का भाजक है। तो 60 का भाजक क्या है? एक तो 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 5। इसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं, मैं आगे ही बता दिया हूँ क्लास में कि 2 जो 2 बार आए तो उसको एक ही बार काउंट किया जाता है। ठीक है, तो डी बराबर 2 3 5 जो है यह एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या है? 60 के भाजक है। इसे मुझे रोस्टर रूप में क्या किया? मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चौथा भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। तो इस स्लिप में क्वेश्चन नंबर 5वां आपको आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। कह रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, वो भी रोस्टर रूप में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? ई बराबर मछले कोष्टक में देखिए टी, तो टी है तो टी लिखेंगे। आर है तो क्या लिखेंगे? आर। इसके बाद आई, क्योंकि समुच्चय जो रोस्टर रूप होता है उसको कामा लगा के लिखा जाता है ना, है। आई है तो आई लिख लीजिए, फिर जी है तो जी लिख लीजिए, फिर ओ है तो ओ लिख लीजिए, फिर एन है तो एन लिख लीजिए, फिर ओ आ गया। तो बस अब आपको समझना यही है कि फिर देखिए एक बार ओ तो आया ही था, फिर ओ आ गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि समुच्चय जब लिखा जाता है उसमें 2 अवयव हों चाहे 3 अवयव में, एक ही कैटेगरी के, तो उसको एक ही लिखा जाता है। तो अब ओ को छोड़ देंगे, फिर यम आएंगे, यम नहीं ना आया एक बार, फिर यम लिखेंगे। ई, तो देखिए ई भी नहीं आया तो ई को लिख लेंगे। टी, देखिए टी एक बार आ चुका है तो टी को छोड़ देंगे। आर भी आ चुका है तो आर को छोड़ देंगे। फिर वाई नहीं आया तो वाई को लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वो चीज़ जो 2-3 बार आए उसको छोड़ देते हैं, एक ही बार उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए था। TRIGONMEY होगा। तो इसे मैंने रोस्टर रूप में आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख के बता दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर 2-3 बार उसको रिपीट करें तो 2-3 बार नहीं लिखते, उसको एक ही बार लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए देखिए छठवां क्या बोल रहा है? वही चीज़ है कि यह बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो वही चीज़ है। तो यह बराबर हम लोग मजले क्वेश्चन का लिखेंगे बी, तो बी कामा ई, फिर देखिए टी आ गया, टी, फिर टी 2 बार आ गया तो टी को छोड़ देंगे। ठीक है, ई, तब देखिए फिर ई एक बार आ चुका था तो ई को फिर छोड़ देंगे, सिर्फ आर बचेगा। तो FETR इसे हमने लिख दिया। ठीक है, समुच्चय रूप में। ठीक है, सारणीबद्ध रूप में हमने लिख दिया। अरे उसमें किस रूप में लिखना था इसको?
तो इन संख्याओं को हमें लिखना था स्टूडेंट रोस्टर रूप में, ठीक है। तो रोस्टर रूप में मैंने लिख दिया है, रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर पहला मैंने डिस्कस अच्छे तरीके से कर दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा दूसरा भी है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ठीक है। 3 क्वेश्चन और हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। अगला वीडियो जाएगा, उस अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो ये बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? अच्छा, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग अच्छे तरीके से जुड़ पाएँ, जो मैथ पढ़ते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।